हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बारी। और मैं हूं आपका जीके एजुकेटर। ये हमारा क्रैश कोर्स है सैनिक स्कूल के लिए। जो बच्चे प्रवेश पाना चाहते हैं क्लास 6 का, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारी ऐप का नाम है रेडियन गुरुकुल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कोर्स में कैसे इनरोल करना है, उसकी प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल है। आपको सारे फीचर्स उस कोर्स के बारे में, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ एक वीडियो फॉर्मेट में हमने बना के ऑलरेडी इस चैनल पर डाला हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। बात करें आज की क्लास की, तो आज हम उसी कोर्स में जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं आपको हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट देता हूं, तो उन असाइनमेंट के डिस्कशन का ये क्लास है जो आप सबके लिए भी अवेलेबल है। आप इसके थ्रू भी बहुत अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार असाइनमेंट देखिए, क्लास को एंजॉय कीजिए और कोर्स में जाके खुद को एनरोल करवाइए, क्योंकि उस कोर्स का प्राइस मात्र 4,999 रुपए है। कितना है यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, 4,999 रुपीज ओनली। अगर आप और कोर्सेज से भी कंपेयर करेंगे तो ये प्राइस बहुत ही वाजिब दामों पे आपको जो है ये कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं। साथ ही आपको हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलता है सॉल्व करने के लिए। स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाए, और क्रैक नहीं बल्कि आप इसमें टॉप करें। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप टॉप रैंकर्स में से वो बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत डेडिकेटेडली, बहुत ही एक्सपर्ट टीम आपको यहां पे पढ़ा रही है। क्लियर? तो चलिए आज का पहले शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा है असाइनमेंट नंबर 2। जो बच्चे एनरोल्ड है कोर्स में वो इस चीज को जानते होंगे। तो पहले 3 लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसके बाद मैंने उसका असाइनमेंट, इससे पहली वाली वीडियो मेरे असाइनमेंट की, वो आप देख सकते हैं, जीके असाइनमेंट 1 करके होगा। ये असाइनमेंट 2 है। एक्चुअली में इसमें 3 असाइनमेंट्स हैं, बट एक असाइनमेंट की क्लास नंबर 2 है। तो 3 असाइनमेंट के अंदर जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उन क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। इसमें आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही आपको अवार्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके काफी हाई होंगे। क्लियर? तो चलिए एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, तो विच मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आगरा। ये मॉन्यूमेंट आपके सामने है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि आगरा में इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड है। हुमायूं टॉम्ब की बात करें तो ये दिल्ली के अंदर है, ये दिल्ली में है। रेड फोर्ट भी दिल्ली में है। और ये जो रानी की वाव है, ये एक स्टेपवेल है जो कि गुजरात में कहां, पाटन में लोकेटेड है। इसके बारे में भी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो तो आपको कोर्स के थ्रू ही पता लगेगा, बट रिवाइज करने के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है ये। तो ये 3 मॉन्यूमेंट्स वहां पे हो गए। बचा यहां पे फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है आगरा फोर्ट और ताजमहल के नजदीक, फतेहपुर सीकरी आपका आगरा के अंदर लोकेटेड है। फतेहपुर सीकरी जो है ये किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी जो बनवाया था वो बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। अकबर ने इसे एक सेंट थे सलीम चिश्ती, उनकी याद में बनवाया था। और ये बात है 1571 की। 1500 यानी 1571 से 1585 के बीच में ये मुगल एम्पायर की कैपिटल भी रही थी। ठीक है, इस पूरे मॉन्यूमेंट की सबसे खास बात क्या है, तो वो है ये। यहां पे आपको एक बड़ा सा गेटवे दिख रहा होगा, इसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। तो अगर आपसे पूछ ले बुलंद दरवाजा इनमें से कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में है, तो आपका जवाब हो जाएगा कहां पे है, फतेहपुर सीकरी में। अब बुलंद दरवाजा की क्या खास बात है कि ये इतना बड़ा गेटवे है कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई भी गेट नहीं है। यानी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लेंथ इस गेटवे की है। यह है बुलंद दरवाजा। जैसे अकबर ने गुजरात पे अपनी जीत हासिल करने के बाद में उसने इस खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। एक ही क्वेश्चन के थ्रू हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्परर अकबर इज क्रेडिटेड फॉर बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। पूछ रहा है कि मुगल बादशाह अकबर को इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले नंबर पे है ताजमहल। तो आप सब जानते ही हैं कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था, जिसका नाम था मुमताज महल। ठीक है। रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट भी शाहजहां की ही देन है। रेड फोर्ट जो दिल्ली में लोकेटेड है वो शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार की बात करें तो ये भी दिल्ली के अंदर है, और कुतुब मीनार जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम का है। इसका मुगल एम्पायर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बचा आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला। तो एक तो फतेहपुर सीकरी
जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, और दूसरा है आगरा फोर्ट, जिसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहा जाता है। आगरा का लाल किला ये यमुना नदी के किनारे है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। और इसी को बनवाया था, किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। अकबर ने ये बनवाया था आगरा फोर्ट, रेड सैंडस्टोन से बना है। और जो इनिशियल ईयर्स थे मुगल एम्पायर के, हमने जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाला लेक्चर किया था अपनी क्लास में, तो मैंने बताया था कि मुगल इंडिया में आए कब थे और कब से कब तक रहे। तो एक बहुत लंबे अरसे तक आगरा फोर्ट में ही मुगल रहा करते थे, उनकी कैपिटल होती थी। कब तक? जब तक शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट नहीं करी, जो उसने करी 1639-40 के आसपास। ठीक है, तो लगभग 70-80 साल ये लोग आगरा फोर्ट में ही रहते थे। आगरा फोर्ट से आपको ताजमहल का व्यू काफी क्लियर देखने को मिलता है। और शाहजहां को जब उसके बेटे ने कैद किया था, तो उसको भी उसने आगरा फोर्ट के अंदर ही कैद किया था, और वो अपने मरते दम तक जो है वो ताजमहल को देखता हुआ ही मर गया था। आगे बढ़ते हैं। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ लिखा है ये मॉन्यूमेंट किसने बनवाया है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहां पे है? इंडिया गेट दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा जरूर। इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, और ये एक वॉर मेमोरियल है। वर्ल्ड वॉर वन में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में इस मॉन्यूमेंट को बनवाया गया था। साल 1921 में इसकी जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। लगभग 1921 में शुरू हुई थी। 10-11 साल के अंदर ये बनके तैयार हुआ था। और आज भी आप देखेंगे तो इसकी दीवारों पे उन शहीद सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है। और इंडिया गेट हो गया, और नई दिल्ली की जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे पार्लियामेंट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, राष्ट्रपति भवन ले लीजिए, ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ये एक फेमस आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का काम है। किसका काम है? एडविन लुटियंस का। तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन 2। सेकंड पे है ताजमहल। तो ताजमहल आप कहेंगे वो तो शाहजहां ने बनवाया है, पर शाहजहां का नाम तो इसमें नहीं है। एक्चुअली में शाहजहां ने अपने ऑर्डर्स पे ताजमहल को बनाया था, पैसा शाहजहां ने लगाया था, पर ऑब्वियस सी बात है इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो काफी कला में माहिर होंगे अपनी, और वो शाहजहां ने नहीं करा था। तो ताजमहल जिन्होंने बनवाया था, ताजमहल का जो डिजाइन जिसने बनाया था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो 2 का हो जाएगा 3। ये मैं अपनी क्लास में अच्छे से समझा चुका हूं। जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर लिया है उन्हें एक भी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं आएगा। बात करें नालंदा की, जो कि बिहार के अंदर है, और ये विश्व की एक टाइम पे बहुत बेहतरीन, बल्कि दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तरह तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। पर 12th सेंचुरी के अंदर आते आते बख्तियार खिलजी नाम के एक व्यक्ति ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बुरी तरीके से जला दिया था। नालंदा बनवाया था, जो बिहार के अंदर है, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी कुमार गुप्त ने। किसने बनवाई थी? कुमार गुप्ता ने। और यही हमारे ऑप्शन में है। कुमार गुप्त ने 5th सेंचुरी एडी में बनवाई थी। 5th सेंचुरी, ठीक है, यानी 400 समथिंग एडी की बात है। और 5th सेंचुरी में बनवाई थी कुमार गुप्त ने, जो गुप्ता डायनेस्टी के एक फेमस रूलर थे। तो नालंदा गोज टू ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कुमार गुप्त। और अंत में है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जिसकी जो मेन ब्रांच है, जो सबसे पहला जंतर मंतर बना था, वो जयपुर के अंदर है। और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, जहां पे धरने और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जंतर मंतर जाना जाता है अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए। वहां पे तरह तरह के ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कि दिन का टाइम आप बता सकते हैं बिना किसी घड़ी के। तो काफी इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है ये जंतर मंतर, जिसे सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था, जो कि जयपुर को बनाने वाले राजा थे। ठीक है, और ये बात है साल 1737 की। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, सवाई जय सिंह। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो 1 के आगे 2 होना चाहिए, और हमारे सामने सिर्फ एक ऑप्शन में है सी। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। क्लियर? तो हमने कितने सारे मॉन्यूमेंट यहां पे कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। और कुतुब मीनार अपने आप में तो एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट है ही साथ इसके कॉम्प्लेक्स में और भी कई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आयरन पिलर हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, अलाई मीनार हो गई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गई। तो ये जितनी भी सारी कंस्ट्रक्शन है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में हुई थी।
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाले लेक्चर में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। एक इन्वेडर था जो भारत में आया था जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, और मोहम्मद घोरी ने बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को जब हराया तो उसका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी साल 1206 में। और जो वो जीता था, जो घोरी पृथ्वीराज चौहान जी से वो बैटल जीता था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो उसकी खुशी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत करी थी। आज जो आप कुतुब मीनार देखते हैं उसमें टोटल 5 स्टोरी है, मतलब 5 आप स्टोरीज देखेंगे उसके अंदर, बट जो शुरू की पहली और दूसरी है वही कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा पाया था। फिर बाद में इल्तुतमिश नाम का एक रूलर था, उसने भी उसमें एडिशंस करे, और तुगलक वंश तक आते आते फिरोज शाह तुगलक ने फाइनली जाके कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। हमारे क्वेश्चन का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था। क्लियर? 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम वॉज द रियल नेम ऑफ, कह रहा है अर्जुमंद बानो बेगम इनमें से किसका असली नाम था? शाहजहां की बीवी मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल उसने बनवाया था, तो मुमताज महल का ही असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उसी की याद में शाहजहां ने फिर ताजमहल बनाया। ताजमहल के आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया, उस्ताद अहमद लाहौरी, और उस्ताद अहमद लाहौरी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने कि दिल्ली का लाल किला भी बनाया है, और वो भी शाहजहां के ऑर्डर्स पे ही बना था। नालंदा की बात करें तो नालंदा वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि नालंदा एक ऐसी विश्वविद्यालय था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पे कि ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज से उस टाइम के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहां से दूर दूर से नालंदा आते थे लोग पढ़ने के लिए। इतना भंडार था वहां पे ज्ञान का। बट बख्तियार खिलजी ने, जैसा कि मैंने बताया, नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था 12th सेंचुरी एडी में। नालंदा बनी कब? तो 5th सेंचुरी के अंदर कुमारगुप्त नाम के एक शासक थे, एक रूलर थे, कुमारगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जिन्होंने नालंदा को फाउंड किया था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खलजी डिस्ट्रॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इनमें से कौन सी बिल्डिंग बख्तियार खलजी ने डिस्ट्रॉय करी थी? अभी मैंने आपको बताया नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर थे कुमारगुप्त, उसको डिस्ट्रॉय किया था साल 1200 एडी के अंदर बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर शासक ने। ठीक है, तो ये हो रही है नालंदा की बात। और आग की लपटें इस नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 2 महीने तक जलती रही थी। लाइब्रेरी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। विच हाइएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय अकबर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक बुलंद दरवाजा है जो इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे है, जिसे अकबर ने गुजरात के ऊपर जब उसने जीत दर्ज करी थी, उसी की याद में उसने वो फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनवाया था, जिसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा। हु बिल्ट फतेहपुर सीकरी? तो अब फिर से आ गया क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा फोर्ट हो, ये दोनों ही आगरा के अंदर है, और ये अकबर ने अपने टाइम में बनवाए थे। हालांकि अकबर के टाइम में हुमायूं टॉम भी बना, बट हुमायूं टॉम का क्रेडिट हुमायूं की वाइफ को जाता है, जिनका नाम था बेगा बेगम। ठीक है, हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर। अगर हम मुगल डायनेस्टी में देखें तो सबसे पहले आया बाबर, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो हु बिल्ट फतेहपुर सीकरी? द आंसर इज अकबर। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? तो आपको मैंने बताया था कि इंडिया गेट जो है एक ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो कि एक वॉर मेमोरियल है, और इसे बनाया गया था उन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, जिसकी शुरुआत हुई 1921 में, बन के तैयार हुआ 1931 के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इनकी याद में इंडिया गेट को बनवाया गया था। पूछा जा रहा है द अजंता केव्स आर फेमस फॉर। इनमें से किस चीज के लिए अजंता केव्स फेमस है? आपको 3 केव्स याद रखनी है। एक तो है अजंता, दूसरी है एलोरा, ये केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूं, और तीसरी है एलिफेंटा की गुफाएं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है उसका विस्तार से हमने डिस्कशन किया है अपने लेक्चर्स में, तो वहां जाके देखिएगा। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों ही केव्स लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे है? महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर। ये बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर काट काट के, रॉक को काट काट के केव्स बनाई हुई हैं, और ये जैन धर्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तीनों को डेडिकेटेड है। अजंता की बात करूं तो इसे 29 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 29 बुद्धिस्ट केव्स, बहुत ही सुंदर है। एलिफेंटा केव्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक कैलाश टेम्पल मिलेगा, जो लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है, यानी एक बड़े पत्थर को काट के दुनिया का सबसे विशाल मंदिर, जो कि एक मोनोलिथिक, जो सिर्फ एक सिंगल रॉक से काट के बनाया हो, वैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एलिफेंटा की गुफाओं में, जो कि घरापुरी मुंबई के अंदर एलिफेंटा आइलैंड पे लोकेटेड है। तो किस चीज के लिए फेमस है? तो ये फेमस है अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, अजंता की बात हो रही है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द एलोरा केव्स? अभी मैंने बताया एलोरा, अजंता एंड एलिफेंटा, ऑल दीज 3 केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली इन औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इधर आपको इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिए गए हैं और उस तरफ दिया गया है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। सबसे पहले की बात करूं तो यह है जगन्नाथ टेम्पल। इसे हम जगन्नाथ पुरी का टेम्पल भी कहते हैं। ये ओडिशा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। भगवान विष्णु के एक रूप को ये डेडिकेटेड है जगन्नाथ का टेम्पल। इसे टेम्पल ऑफ व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जगन्नाथ का टेम्पल इज इन ओडिशा। सांची स्तूप की बात करें तो ये जो फेमस सांची स्तूप है, एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का। 250 बीसी के अंदर इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी बुद्ध की याद में। तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश सांची में लोकेटेड है। रानी की वाव जो है एक स्टेप वेल है, जो कि पाटन गुजरात के अंदर लोकेटेड है। स्टेप वेल का मतलब होता है जब बहुत सारे स्टेप्स बने हैं, जहां पे पहले लेडीज नीचे जाके पानी भरा करती थी। 7 फ्लोर नीचे है ये, बहुत ही इंट्रिकेट इस पे कार्विंग्स है, बहुत ही सुंदर। इसके अंदर एक तरह से इन्वर्टेड टेंपल की तरह ये दिखता है। रानी की वाव दैट इज लोकेटेड इन पाटन गुजरात। उसके बाद है गोल गुंबज। तो गोल गुंबज जो है ये आदिल शाह ने बनवाया था, बीजापुर कर्नाटका के अंदर ये है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट डोम भी है। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या बनेगा इसमें। तो 1 के आगे है 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। ठीक है, तो ये मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने विस्तार से डिस्कशन किया है आपसे क्लास के अंदर। तो जरूर से अगर आपको पसंद आ रहा है ये वाला लेक्चर तो एक बार जाकर के आप कोर्स को जरूर देखिएगा। कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपना एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया है उसके रिगार्डिंग, मतलब एक अलग से एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कोर्स आप कैसे जो है एनरोल कर सकते हैं। रेडियन गुरुकुल ऐप है जो ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आपने ये कोर्स देखना है। रेडियन वॉरियर्स नाम है हमारे क्रैश कोर्स का। क्लियर? द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ। पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया किसी की याद में बनाया गया था, किस याद में बनाया गया था वो मैं बता दूं। कई बच्चे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट को आपस में कंफ्यूज करते हैं। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया एक अलग मॉन्यूमेंट है जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, अरेबियन सी के किनारे। वहीं इंडिया गेट दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, जो कि एक वॉर मेमोरियल है। ठीक है, अब बात करूं कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया की, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसके जो आर्किटेक्ट है उनका नाम था जॉर्ज विटेट। क्या नाम था? जॉर्ज विटेट, लोकेटेड इन मुंबई। अब ये बनवाया क्यों गया था? देखिए 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था इंडिया में, जिसमें कि इंग्लैंड के राजा रानी आए थे। यानी कि उस वक्त जो किंग जॉर्ज 5 थे और क्वीन मैरी थे 1911 में भारत आए थे, और उन्होंने ही नींव डाली थी गेटवे ऑफ इंडिया की। हालांकि ये बनके तैयार हुआ आगे जाके 1924 के अंदर। बहुत ही सुंदर सी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसके जस्ट सामने ताज होटल मिलेगा आपको। हु बिल्ड द चार मीनार? ये खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट जो है ये पहचान है हैदराबाद की, और ये हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। हैदराबाद। ठीक है, अब ये चार मीनार की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। 1591 में बनके बनके तैयार हुआ था। उस वक्त जो रूलर थे हैदराबाद के अंदर वो थे कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी के थे वो। और उस वक्त शहर में प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से हो जाती है, और एक तरीके से महामारी हो गई थी, कई लोग इसकी वजह से मर रहे थे। अब वो बीमारी का अंत हुआ था, इसी खुशी में कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनाया था। ठीक है, तो ये बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड? अभी मैंने आपसे डिस्कस करा कि जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने बनवाया था।
ओडिशा के अंदर है और इसी के पास में एक बहुत ही फेमस टेंपल है जिसे हम कहते हैं सन टेंपल, जो कोणार्क के अंदर है, मात्र 90-100 किलोमीटर की दूरी पे है। आ गया कोणार्क टेंपल। हु बिल्ट द कोणार्क सन टेंपल? सूर्य भगवान को यह समर्पित है। एक चैरियट यानी रथ की शेप में यह टेंपल मिलेगा आपको, ओडिशा के अंदर है। ये भी कहां पे? ओडिशा के अंदर, कोणार्क के अंदर। ठीक है, इसे टेंपल ऑफ ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने अपनी क्लास में अच्छे से डिस्कस करी हैं। ब्लैक पगोड़ा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लास कैसी होगी, किस तरीके से आपको उस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, तो सभी टीचर्स के फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल है रेडियन लर्निंग हमारे इसी चैनल के ऊपर। आप जाके जरूर चेक करिए, वीडियोस के अंदर आपको पता लग जाएगा। वो हमने पहला लेक्चर सबके लिए फ्री रखवाया है, तो हर सब्जेक्ट का आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस कोर्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और कितना हम लिमिटेड टाइम के अंदर में आपको पूरा कोर्स जो है, सब टीचर्स आपको पूरा कोर्स कंप्लीट वाइंड अप करवा देंगे, इंक्लूडिंग आपकी प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ। ठीक है, तो कोणार्क सन टेंपल की मैं बात कर रहा हूं। कोणार्क सन टेंपल को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो पहले सेलर्स आते थे उनको एक ब्लैक बड़ी सी ह्यूज ब्लैक बिल्डिंग की तरह ये दिखता था। बहुत ही सुंदर है, आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिसकी वजह से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसे किंग नरसिम्हा देव, वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी में बनवाया था। 13th सेंचुरी यानी 1200 समथिंग के अंदर, 1250 के आसपास 13th सेंचुरी में। रानी की वाव कई बार डिस्कस करवा चुका हूं मैं कि भाई रानी की वाव एक स्टेप वेल है। ये देख सकते हैं आप कैसे स्टेप्स बने हुए हैं, इसके ऊपर सीढ़ियां हैं, 7 फ्लोर नीचे तक जाती हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेप वेल है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा स्टेप वेल। इसे रानी उदयमती ने अपने पति की याद, भीमदेव वन की याद में बनवाया था। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। रानी की वाव कहां पे है ये याद रखना, रानी की वाव क्या है, स्टेप वेल है, ये याद रखना। Who was the architect of गोल गुम्बज? तो गोल गुम्बज बनवाया आदिल शाह ने था, जो बीजापुर कर्नाटका के अंदर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डोम है। डोम ये देख रहे हैं ना, शेप डोम। इसके अंदर एक बड़ी फेमस विस्परिंग गैलरी है। विस्परिंग गैलरी कैसे है? अगर आप एक कोने से कुछ भी विस्पर करेंगे, आराम से भी बोलेंगे, तो वो दूसरे कोने तक क्लियर सुनाई देगा। इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है याकूत ऑफ डाबुल। क्या नाम है? याकूत ऑफ डाबुल। हु बिल्ट दी जंतर मंतर इन जयपुर? देखिए टोटल जंतर मंतर जो है ना 5 है, 5 जंतर मंतर हैं। एक दिल्ली में है, वैसे ही जयपुर वाला काफी फेमस है, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे रखे गए हैं, जिससे पता लगता है दिन का टाइम क्या हो रहा है। और बहुत ही साइंटिफिक सी ये जगह है। ये जयपुर के अंदर है और इसे बनवाया किन्होंने था? तो पहला ऑप्शन है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ये हमारा आंसर नहीं है, बट इन्होंने जयपुर के अंदर हवा महल बनाया था 1799 में। हवा महल ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जिसके अंदर 953 खिड़कियां हैं, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के वंशज हैं, महाराजा जय सिंह के वंशज हैं सवाई प्रताप सिंह। तो महाराजा जय सिंह ने यह बनवाया था और इन्हीं के नाम पर शहर पड़ा, शहर का नाम पड़ा जयपुर। चलिए, अब ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपके सामने अवार्ड्स वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैंने असाइनमेंट में दिए थे। इन विच ईयर वाज द भारत रत्न इस्टैब्लिश्ड? देखिए भारत रत्न क्या है? भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये अवार्ड अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें किसी ने एक्सेल किया हो। एक सिविलियन को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न अवार्ड। तो ये मिलना वाकई में अपने आप में गर्व की बात मानी जाती है। इन अवार्ड्स की शुरुआत साल 1954 में हुई थी, और जो पहला एडिशन था इन अवार्ड्स का, जो पहली बार अवार्ड्स मिले थे 1954 में, तो ये 3 लोगों को दिया गया था। उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पे है फिजिसिस्ट सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। यहां पे बात हो रही है भारत रत्न की, जो 1954 में मिला। एक तो सीवी रमन को, एक मिला जो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और इन्हीं की बर्थडे वाले दिन, यानी जिस दिन इनका जन्म दिवस होता है, उसी की याद में हम टीचर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं इंडिया के अंदर। और तीसरे थे सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी।
ठीक है, 1954 में जब अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशन जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर अवार्ड्स वाले सेक्शन से, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आरएमएस हो या चाहे सैनिक स्कूल हो, अवार्ड्स वाले सेक्शन से अगर क्वेश्चन आया है तो भारत रत्न से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी हाई होते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे रिलेटेड एक एक बात मैंने आपको लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करी है। Which famous cricketer has been awarded the भारत रत्न? ये जो फेमस क्रिकेटर है, देखिए क्रिकेटर को भारत रत्न दिया गया है। ये क्रिकेटर हैं जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट क्रिकेटर or the famous cricketer to have won the Bharat Ratna, but he is also the youngest recipient of this award, who received this award in the year 2014. क्लियर, 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर जी को। यहां पे आपके सामने यहां पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज का नाम है और उस तरफ नोबेल प्राइज के बारे में लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। नोबेल प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं। जैसे भारत रत्न तो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो नोबेल प्राइज सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी क्या कहानी है, किनको मिला, क्या क्या हुआ इसमें, जहां जहां से सवाल बन सकता है वो सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में बताई है। एक क्विक रिवीजन में आपको दूं तो नोबेल प्राइज की शुरुआत साल 1901 में हुई थी। नोबेल प्राइज कुल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इधर वो फील्ड्स लिखी हुई हैं और इधर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज का नाम है, यानी इन लोगों को ये अवार्ड मिला है और ये सारे भारतीय हैं। यहाँ पे इंडियन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि किस इंडियन को नोबेल प्राइज कब मिला, किस फील्ड में दिया गया, तो उस तरीके का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं सीवी रमन जी की। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के बाद रमन इफेक्ट की खोज करी थी, जिसके लिए इन्हें साल 1930 में, सीवी रमन वही है जिन्हें 1954 में पहला भारत रत्न भी मिला। तो सीवी रमन जी को फिजिक्स की फील्ड में पहले भारतीय बने जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया साल 1930 में। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय कौन थे, पहले इंडियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो आंसर बनेगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम भी लिखा है। इन्हें लिटरेचर की फील्ड में यह अवार्ड दिया गया था साल 1913 के अंदर, साल 1913 में। और इनका जो काम था जिसके लिए दिया गया, तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि इज अ कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स, गीतांजलि। ठीक है, थर्ड पे आते हैं अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर साल 1998 में, अपने काम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में मिला था। कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल मिला था पीस प्राइज, नोबेल का पीस में नोबेल प्राइज मिला था साल 2014 में। ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है और इनकी संस्था का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, जहां ये बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकते हैं और कई बच्चों को बचाते हैं। कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 का 2, हमारे पास ऑप्शन है सी, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। क्लियर, तो यहां पे हमने सारे, ऑलमोस्ट सारे इंडियंस कवर कर लिए जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। Who was the first Indian to receive the Nobel Prize? पूछ रहा है, फील्ड नहीं बताई। सबसे पहले कौन से इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, अभी बताया। नोबेल प्राइज सबसे पहले 1913 में लिटरेचर की फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Which is the highest gallantry award of India? इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस मैंने करा था ऑलरेडी क्लास में, अगर आपको याद हो। जो बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है वो तो तुरंत आंसर बता रहे होंगे और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी असाइनमेंट में, पर बाकी सबका रिवीजन ही है, तो आप भी साथ साथ बढ़िया से रिवाइज करते चलिए और तैयारी को अपनी बूस्ट करते चलिए। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं हमारे देश के सैनिकों को। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज के होते हैं, एक होता है वॉर टाइम, यानी जब देश की किसी के साथ जंग हो रही हो, और दूसरा होता है पीस टाइम। ठीक है, जब जंग नहीं है पर आर्मी का काम तो कभी रुकता नहीं है ना। तो एक होते हैं वॉर टाइम, एक होते हैं पीस टाइम। तो वॉर टाइम की बात करूं तो फटाफट से मैं बता देता हूं कि सबसे बड़े जो अवार्ड्स माने जाते हैं, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, दैट इज परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र। अगर पीस टाइम की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। तो यहां पे बात हो रही है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, तो आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। और सबसे पहले रिसिपिएंट किनको ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था, तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who was दादा साहेब फाल्के? तो दादा साहेब फाल्के जो है इंडियन सिनेमा के अंदर दिए जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे हाईएस्ट ऑनर है। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसकी शुरुआत, जिसने कभी सिनेमा के अंदर अपना बेहतरीन योगदान दिया हो तो दादा साहेब फाल्के की शुरुआत 1969 में करी गई थी इन अवार्ड्स की। अब पूछ रहे हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की, यहां पे बात करूं क्योंकि अवार्ड का लेक्चर है, पर ये जो नाम है दादा साहेब फाल्के ये अपने आप में बहुत ही अमर नाम है, जो इन्होंने इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा सहयोग दिया है जिस वजह से इंडियन सिनेमा की शुरुआत हुई, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। 1913 के अंदर इन्होंने सबसे पहली फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम से अवार्ड्स की शुरुआत हुई जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी को, देविका रानी को। ठीक है, ये सारे सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं दादा साहेब फाल्के जी से। Who was the first recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड? देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड का पहले रिसिपिएंट का नाम पूछ रहा है, सबसे पहले किसको मिला था ये अवार्ड? तो अगर हम बात करें लिटरेचर के वर्क में, जिसमें कि लिटरेचर का काम होता है, जिसमें बुक्स लिखने का काम होता है, जो नोवेलिस्ट होते हैं, तो उसके अंदर इंडिया के अंदर सबसे जो हाईएस्ट ऑनर है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके अलावा व्यास सम्मान भी होता है, सरस्वती सम्मान भी होता है, मैंने क्लास में डिस्कस करा है। बट ज्ञानपीठ अवार्ड इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया के अंदर, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जो दे रखी हैं, उन लैंग्वेजेस के अंदर अगर किसी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया हो तो उसे ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत साल 1961 में हुई थी और इसके जो पहले रिसिपिएंट थे, तो सबसे पहली बारी अवार्ड जी शंकर कोरूप को दिया गया था, जो कि एक मलयालम राइटर थे। इन्होंने किताब लिखी थी, मतलब एक पोएम का कलेक्शन था जिसको बोलते हैं ओढ़ा कुजल। ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं है, पर जी शंकर कोरूप इज इंपॉर्टेंट, तो वो आपको याद रखना है। सबसे पहले रिसिपिएंट ज्ञानपीठ अवार्ड के थे जी शंकर कोरूप। ऑस्कर अवार्ड्स आर मेनली गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं मूवीज के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, सिनेमा के अंदर। तो सिनेमा और फिल्म मेकिंग के अंदर जो हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं वो होते हैं ऑस्कर्स। और इंडिया में अब इंडियंस भी काफ़ी आ गए हैं जो ऑस्कर की लिस्ट में आ गए हैं। तो सबसे पहले इंडियन पूछ ले जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो वो थी भानु अथैया, जिन्हें एक डेविड ऑटनबरो की मूवी आई थी गांधी 1982-83 के आसपास। उस मूवी के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है भानु अथैया जी को अवार्ड मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Indian composer won 2 Oscars for the film Slumdog Millionaire? देखिए Slumdog Millionaire करके एक फिल्म आई थी जिसको कि अलग ही एक हॉलीवुड मूवी थी, पर इसमें सारे जो कैरेक्टर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो एक्टर्स थे, वो ज्यादातर इंडियंस ही थे। ठीक है, और ये अवार्ड जो है स्लमडॉग मिलियनेयर का म्यूजिक जो था वो ए.आर. रहमान द्वारा बनाया गया था और उसके लिए उनको 2 ऑस्कर मिले, एक नहीं बल्कि 2। तो आंसर हो जाएगा ए.आर. रहमान। और इंडियंस की लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम बात करें ऑस्कर्स के अंदर, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, चाहे वो ऑस्कर्स हो, चाहे वो कोई भी वर्ल्ड लेवल के जब प्राइजेस की बात आती है, तो इंडियंस जिनको मिला है वो अवार्ड, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट हो जाता है। इसलिए मैंने क्या करा है कि आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट इंडियन विनर्स लगा दिए हैं, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन रिसिपिएंट्स लिखे हैं, ये कैटेगरी लिखी है, किस कैटेगरी में मिला और किस साल दिया गया। ठीक है, ये मैंने विस्तार से ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस किया है, इसलिए इधर टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ग्रैमी अवार्ड्स गिवन फॉर? जिस तरीके से ऑस्कर अवार्ड्स फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मूवीज के अंदर, सिनेमा के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स है, वैसे ही अगर बात करें म्यूजिक की, संगीत की, तो म्यूजिक में वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं ग्रैमी अवार्ड। तो एक्सीलेंस इन म्यूजिक, जिसका एक्सीलेंट म्यूजिक होता है, उसको ये अवार्ड हर साल ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे असाइनमेंट का डिस्कशन। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने 2-3 टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। अब असाइनमेंट वाले लेक्चर तो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। बट मेरी एक गुजारिश है, अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो ज़रूर से इस कोर्स को परचेज कीजिएगा।
एक बार जाकर के उस कोर्स के बारे में अगर डिटेल्स देखनी है तो ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, थोड़ा सर्च करेंगे मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। और डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। हमने वो लेक्चर आपके लिए फ्री रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से आपको उस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं फिर मैं आपसे अगली क्लास के अंदर।